नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रामनवमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के भव्य राम मंदिर में पहुंचकर भगवान रामलला की पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में तमाम कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधि पूर्वक सूर्य तिलक समारोह में भाग लिया, जिसमें धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण के साथ श्रद्धालुओं का भव्य समागम हुआ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के दर्शन किए, सूर्य तिलक समारोह में भी भाग लिया। इस मौके पर मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला, जहां उपस्थित श्रद्धालु उत्साह और भक्तिभाव से शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के इस कार्यक्रम ने न केवल धार्मिक महत्व को बढ़ाया, बल्कि आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर की भव्यता और सांस्कृतिक गौरव को भी उजागर किया। तो स्क्रीन के माध्यम से रामलला के दर्शन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सूर्य तिलक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समारोह में शामिल हुए। सूर्य तिलक समारोह में उन्होंने हिस्सा लिया। श्रद्धालुओं ने भी अपना भक्ति भाव जाहिर किया। तो मंदिर नजर आई। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की और राज्य के विकास एवं योजनाओं को लेकर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री को रामनवमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड की संस्कृति और पर्व परंपराओं का प्रतीक स्वरूप गिफ्ट भी प्रस्तुत किया। गंडा देवी की एक सुंदर रेप्लिका बद्री गाय का शुद्ध घी, राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों से चयनित राजमा की 5 विशेष वैरायटी और शहद भेंट स्वरूप दिए। इस भेंट मुलाकात में प्रधानमंत्री ने भी उत्तराखंड की प्रकृति और सांस्कृतिक संपदा की सराहना की और मुख्यमंत्री को राज्य की उन्नति एवं विकास के प्रयासों में सहयोग देने का आश्वासन दिया। वहीं ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिए गए होर्मुज की खाड़ी खुली है के बयान पर कड़ा रुख अपनाया। तो आपको बता दें कि ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाड़ी में किसी भी प्रकार की सैन्य या वाणिज्यिक आवाजाही को चुनौती देने या सीमा का उल्लंघन करने वाले कदमों को वो पूरी गंभीरता से जवाब देंगे। तो उनका कहना है कि क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखना उनका प्राथमिक अधिकार है और किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दावे या बयान के आधार पर उनकी सतर्कता कम नहीं की जा सकती। ईरान ने यह भी संकेत दिया कि अगर कोई भी देश होर्मुज की स्थिति को अस्थिर करने की कोशिश करता है तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि ईरान अपनी जलमार्ग सुरक्षा के प्रति बेहद संवेदनशील और सख्त रुख अपनाए हुए है। तो खाड़ी में किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब दिया जाएगा, ऐसा ईरान का कहना है। क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने पर ईरान जोर देता हुआ नजर आ रहा है। तो खाड़ी में किसी भी उल्लंघन का कड़ा जवाब देने की बात ईरान की तरफ से की गई है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का पूरी तरह से खंडन करता हुआ ईरान नजर आया है और जिस तरीके के जो कड़ा रुख है वो ईरान की तरफ से दिखाया गया है, उससे साफ तौर पर जाहिर है कि अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए ईरान कोई भी बड़े से बड़ा कदम यहाँ पर उठा सकता है। खासकर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर जिस तरीके का एक कड़ा रुख ईरान ने इख्तियार किया है, उसने साफ संदेश दे दिया है कि अगर वहाँ पर किसी ने कुछ भी अप्रत्याशित करने की कोशिश की तो उसके बहुत ही घातक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, ये सीधी चेतावनी दे दी है। अभी जब दोपहर में हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने यही बात कहा था
कि ईरान की तरफ से इस तरह की कोई बातें निकल के नहीं आई हैं, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप कई सारी बातें कहते जा रहे हैं कि हमने हार्मोन्स को खुलवा दिया है और कई सहूलियतें हैं और कई सारे देश उनको हार्मोन्स को खुलवाने के लिए लगे हुए हैं, लेकिन मैंने उसी समय कहा था कि ये सारी की सारी बातें झूठी है और वो साबित होती हुई भी दिख रही हैं, क्योंकि अभी इन्होंने सारे पूरी तरीके से हर चीज का इन्होंने खंडन कर दिया है कि हमारी तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं है, और वो मुझे लगता है कि और तगड़ी सारी दूसरी और बंदिशें जो है वो लगाने की एक फिराक में इस समय ईरान बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके की बयानबाजी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, उससे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि एक तरफ वो युद्ध विराम की बात करते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ ईरान को उकसाने का भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसमें दो बातें हैं। देखो, पहला तो ये है कि ईरान बिल्कुल भी युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है, और दूसरी बात आपने कही कि वो जो ट्रंप है और दोनों जो देश हैं इजराइल और अमेरिका, ये उकसा रहे, इस पे कोई दो राय नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा, उकसाने का कोई बिंदु वो छोड़ नहीं रहे, हर तरीके से वो उकसा रहे हैं कि ईरान गलती करे कहीं पे भी। लेकिन ईरान बहुत सूझबूझता के साथ में लड़ाई लड़ रहा है, तकनीकी के साथ में लड़ाई लड़ रहा है, और उनका जो एक सैन्य अभियान है और उन्होंने तेज कर दिया है। वो किसी अफवाहों पे नहीं आ रहे हैं, किसी की बातों पे नहीं आ रहे हैं। उनकी जो हिडन जो स्ट्रेटेजी है उसी के आधार पे वो लोग आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। और जिस तरीके की स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, उससे तो साफ तौर पर जाहिर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान जितना संवेदनशील तरीके से दिखाई पड़ रहा है, उससे तो साफ तौर पर आने वाले समय में अगर हॉर्मुज में किसी तरह के कोई गतिरोध देखने को मिलता है तो उसके घातक परिणाम ईरान की तरफ से दिखाए जा सकते हैं। इस बात से ये पूरी तरह से जाहिर हो गया है, और अमेरिका को दो टुक ईरान की तरफ से ये चेतावनी भी दे दी गई है कि अगर किसी भी तरह का कोई कदम उठाने की कोशिश अमेरिका करता है तो ईरान डरने वाला नहीं है और उसका माकूल जवाब देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। मुझे लग रहा है अब लड़ाई जो अल्टीमेटली है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के इर्द गिर्द घूमने लगी है। ईरान ने क्या करा है, अपनी शक्तियां और अपनी जो सैन्य सुरक्षा है वो इसके आसपास उन्होंने और सख्त कर दी है, और इस बात की आभास मुझे लगता है अमेरिका को और इजराइल को भी हो चुका है। और रही बात जो हार्मुज का जो क्षेत्र है और जहाँ से ये सारे जहाज वगैरह जो निकल रहे हैं, तो सारा अधिकार क्षेत्र ईरान के कब्जे में है। अब वो उनका अधिकृत क्षेत्र में अगर ये लोग किसी भी तरीके से कोई भी अगर एक्टिविटी करते हैं तो उसका माकूल जवाब वो देने के लिए तैयार है। और यही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये उकसाने की राजनीति जो हमेशा से अमेरिका करता आया है, मुझे लग रहा है इस बार उनकी सारी की सारी प्लानिंग फेल होती दिखती है। वो क्या करता है, पाकिस्तान को भी उकसाता है, चाइना को भी उकसाता है और भारत को भी उकसाता है, वो किसी को छोड़ता नहीं है। लेकिन उनके उकसाने में कई कंट्री आ जाती हैं, लेकिन उसको देखते हुए ईरान ने सीख लिया है कि हम इस लड़ाई में कोई गलत फहमी नहीं पालेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो ईरान ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है। खाड़ी में किसी भी उल्लंघन का माकूल जवाब देने की बात ईरान की तरफ से की गई है। क्षेत्रीय सुरक्षा और संप्रभुता बनाए रखने के लिए ईरान तमाम कदम उठा सकता है। इसके संकेत ईरान की तरफ से दे दिए गए हैं। ट्रंप के बयान को सिरे से खारिज करते हुए ईरान ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि अगर अमेरिका की तरफ से कोई भी कदम उसकी संप्रभुता के खिलाफ उठाया जाता है तो उसका माकूल जवाब ईरान देगा। तो ईरान और वैश्विक तनावों के बीच भारत ने अपने ऊर्जा आपूर्ति विकल्पों को व्यापक रूप से देखने की रणनीति बनाई है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत अपने रूसी कच्चे तेल के आयात को वर्तमान स्तर से दोगुना कर सकता है, जिससे रूस से आने वाले कुल तेल का हिस्सा देश की कुल आयातित तेल खपत में लगभग 40% तक पहुंच सकता है। इस कदम का मकसद न केवल ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि बढ़ती वैश्विक तेल कीमतों और मध्य पूर्व में राजनीतिक अस्थिरता के प्रभावों को भी कम करना है। साथ ही भारत ये प्रयास कर रहा है कि घरेलू पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर रहे और आम उपभोक्ताओं पर महंगाई का दबाव कम से कम पड़े। रूसी तेल की बढ़ी हुई खरीद से भारत को ऊर्जा आयात के स्रोतों में विविधता मिलेगी,
जिससे वैश्विक संकट और राजनीतिक तनावों के बावजूद देश की ऊर्जा जरूरतों को संतुलित रूप से पूरा किया जा सकता है। तो तेल कीमत और अस्थिरता को लेकर भारत लगातार प्रयासरत है। रूसी तेल हिस्सेदारी 40% तक करने की कवायद भारत की तरफ से देखने को मिल रही है। तेल कीमत और अस्थिरता कम करना भारत का मकसद है। तो भारत रूस से अब अधिक तेल आयात करेगा। वहीं इंडोनेशिया ने जापानी ऊर्जा कंपनी इनपेक्स से एलपीजी गैस की आपूर्ति की मांग की है ताकि देश में घरेलू और व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरी तरह पूरा किया जा सके। ये मांग ऐसे समय में सामने आई है जब ऊर्जा की वैश्विक कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला में अनिश्चितता देखी जा रही है। इंडोनेशिया सरकार का उद्देश्य एलपीजी गैस की पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करना और आम जनता साथ ही उद्योगों को किसी तरह की आपूर्ति बाधा से बचाना है। तो इनपेक्स जो जापान की प्रमुख तेल और गैस कंपनी है से ये मांग विशेष रूप से इंडोनेशिया में घरेलू ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और ईंधन की कीमतों को स्थिर बनाए रखने के लिए की गई है। इस कदम से देश में एलपीजी की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है और घरेलू उपयोगकर्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तो ऊर्जा सुरक्षा और स्टॉक सुनिश्चित करना भारत का एक बड़ा लक्ष्य है। इंडोनेशिया से इनपेक्स ने आपको बता दें कि अपनी ज़रूरतों को लेकर ये गुजारिश की है। वैश्विक ऊर्जा कीमतों और स्थिरता का असर अब हर तरफ देखने को मिल रहा है। ऊर्जा सुरक्षा और स्टॉक सुनिश्चित करना इंडोनेशिया का मकसद है। इंडोनेशिया ने इनपेक्स से एलपीजी मांगी है। घरेलू और व्यावसायिक ज़रूरतों के लिए आपूर्ति के लिए इंडोनेशिया ने कदम बढ़ाया है। वहीं ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप का शांति प्रस्ताव पूरी तरह विफल साबित हुआ है, जैसे ताश के पत्ते हवा में बिखर गए हों। ट्रंप के दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की जोड़ी इस मिशन में पूरी तरह नाकाम रही। ये दोनों व्यक्ति ट्रंप की तरफ से विभिन्न देशों के साथ राजनीतिक और आर्थिक सौदे करने के लिए भेजे गए ब्रोकर हैं, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान ने भी इसी जोड़ी के जरिए ट्रंप के साथ क्रिप्टो करेंसी संबंधी समझौते किए थे, लेकिन ईरान के मामले में उनकी चालाकियां और दबाव पूरी तरह विफल रहे। इस नाकामी के बाद जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ की भूमिका और रणनीतियों पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप और उनके दूतों को यह समझना होगा कि युद्ध की तबाही झेल चुके ईरान पर अपनी शर्तें थोपना आसान नहीं है। ईरान के पास खाने के लिए बहुत कम बचा है और वो अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं अमेरिका अपने दबदबे और दादागिरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेहरान के नए नेतृत्व ने दृढ़ रुख अपनाया है और हिम्मत बनाए रखी है। उनका मानना है कि अमेरिका लंबे समय तक इस जंग को नहीं चला सकता। स्वीडन की लुड यूनिवर्सिटी की ईरान विशेषज्ञ रुजबे पारसी ने इस संबंध में लिखा कि ट्रंप की शांति योजना दरअसल ऐसी मांगों की एक लंबी सूची थी जो ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण के बराबर थी। इस योजना ने न केवल ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को समाप्त करने की मांग की गई थी, बल्कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल भंडार और क्षेत्रीय गठबंधनों के नेटवर्क को भी खत्म करने की कोशिश की गई थी। ऐसे समय में जब ईरान की वायुसेना पुरानी हो चुकी है और उसके सर्वोच्च नेता को हाल ही में वॉशिंगटन के सहयोगी तेल अवीव ने मार गिराया है, बैलिस्टिक मिसाइलें ही ईरान की प्रतिरोध क्षमता की आखिरी ढाल बनकर रह गई है। इस पूरी स्थिति से ये स्पष्ट होता है कि ईरान अमेरिका के दबाव में नहीं झुकने वाला, बल्कि अपनी रणनीति और मजबूती के साथ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में टिके रहने का प्रयास कर रहा है। वहीं भारत ने अपने सामरिक और सुरक्षा तंत्र को और मजबूत करने के लिए तुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम और P-8I विमान खरीदने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो बता दें कि इसकी कुल कीमत 858 करोड़ निर्धारित की गई है। यह करार भारतीय वायुसेना और नौसेना की सामरिक क्षमता बढ़ाने के लिहाज से अत्यंत अहम माना जा रहा है। तुंगुस्का एयर डिफेंस सिस्टम आधुनिक मिसाइल और तोप हथियारों से लैस एक उच्च तकनीकी सतह से हवा रक्षा प्रणाली है जो सीमाओं पर हवाई हमलों से सुरक्षा सुनिश्चित करने में सक्षम है। वहीं P-8I विमान समुद्री निगरानी और टोही के लिए इस्तेमाल होने वाला अत्याधुनिक प्लेटफॉर्म है जो लंबी दूरी की खोज और एंटी सबमरीन अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 858 करोड़ की इस डील के तहत दोनों ही सिस्टम भारतीय सुरक्षा बलों को उच्च तकनीकी सशक्तिकरण प्रदान करेंगे।
जिससे न केवल सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होगी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी ये एक रणनीतिक बढ़त साबित होगी। समझौते से भारत की रक्षा आधुनिक बनाने और क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। तो भारत ने 858 करोड़ में तुंगुस्का और P-8I खरीदे हैं। तुंगुस्का से हवाई सुरक्षा मजबूत होगी। P-8I विमान समुद्री निगरानी करेगा। तो इस डील से राष्ट्रीय सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद है और इसके लिए 858 करोड़ का बजट पारित किया गया है। बताया जा रहा है कि इतनी लागत इस पूरे प्रोजेक्ट में लगने वाली है। वहीं मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत में ईंधन और गैस को लेकर अफवाहों का बाजार तेज हो गया है, जिससे आम जनता में चिंता और भ्रम फैल रहा है। देश भर में पेट्रोल, डीजल और LPG गैस की कीमतों, उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर खबरें सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर तेजी से वायरल हो रही थी। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने शुक्रवार को एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति स्पष्ट की। सरकार ने इस मौके पर कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह पर्याप्त है और अगले 2 महीनों के लिए ईंधन की आपूर्ति पूरी तरह से सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही कमर्शियल LPG सप्लाई को 70% तक बहाल किया गया है और 30,000 टन गैस व्यावसायिक उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा चुकी है। इसके अलावा 5 किलोग्राम वाले 30,000 सिलेंडर भी वितरित किए गए हैं। सरकार ने यह भी साफ किया है कि LPG और PNG गैस की आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है और पेट्रोल पंपों पर लाइनें केवल अफवाहों और अंधविश्वास के कारण लगी हुई हैं। इस बयान का उद्देश्य लोगों में फैली असमंजस और डर को खत्म करना है। साथ ही ये सुनिश्चित करना है कि नागरिक बिना किसी चिंता के ईंधन और गैस प्राप्त कर सकें। तो ये भरोसा दिलाया गया है कि ज़रूरी इंतजाम कर दिए गए हैं और आपूर्ति में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, ताकि देशवासियों को अफवाहों की वजह से परेशानी का सामना न करना पड़े। तो भारत में ईंधन आपूर्ति पूरी तरह से सुरक्षित है। कमर्शियल LPG सप्लाई 70% बहाल कर दी गई है। 30,000 टन गैस और 30,000 सिलेंडर वितरित भी किए गए हैं। तो अफवाहों के बावजूद आपूर्ति में कोई बाधा नहीं है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो संयम बरतें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। वहीं संसद परिसर में एक अनोखा और ध्यान खींचने वाला दृश्य देखने को मिला, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने LPG सिलेंडर की तस्वीर वाली टी-शर्ट पहनकर संसद में प्रवेश किया। उनका यह अनूठा तरीका रसोई गैस की कमी और सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाने का प्रतीक बना। इस दौरान समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सांसद का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा किया और केंद्रीय तथा उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने अपने पोस्ट में व्यंग करते हुए लिखा कि LPG सिलेंडर में गैस कितनी है, यह युद्ध पूर्व का माप है या भाजपा सरकार द्वारा सिलेंडर में गैस घटाए जाने के बाद का। साथ ही उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि जब सिलेंडर मिल जाएगा तो तोलकर बता देंगे, अन्यथा थाली की जगह इस बार सिलेंडर बजाए जाएंगे। अखिलेश यादव ने इस अवसर पर बार बार सिलेंडर और ईंधन की आपूर्ति को लेकर सरकार की असंगतियों को उजागर किया। उनका कहना था कि अगर सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि LPG और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, तो फिर आम जनता को पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों पर घंटों लाइन क्यों लगानी पड़ रही है। वास्तव में यूपी के कई जिलों में लोग सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए और कई लोगों ने आरोप लगाया कि घंटों इंतजार करने के बावजूद उन्हें सिलेंडर नहीं मिला। TMC सांसद डेरेक ओब्रायन का ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन सपा की मीडिया टीम ने भी साझा किया और लिखा कि सांसद ने लोकसभा में रसोई गैस की किल्लत पर अपनी टी-शर्ट के जरिए ध्यान आकर्षित किया, जो सरकार की विफलता और आम जनता की परेशानियों को उजागर करने का नया तरीका है। इससे पहले अखिलेश यादव ने यह भी कहा था कि उन्होंने अपने घर पर 2 मिट्टी के चूल्हे मंगवा लिए हैं ताकि भोजन पकाने की मूलभूत ज़रूरत पूरी हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि भाजपा के शासन में आम लोग अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे खाना पकाने वाली गैस के लिए भी कतारों में खड़े हैं, जो राज्य और केंद्र सरकार की नाकामी को दर्शाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।